नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है ज़िंदगी मिलेगी दोबारा और इसके 13 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 14वां पार्ट है, तो चलिए दोस्तों फटाफट से 14वें पार्ट को शुरू करते हैं। यदि मैं दोषी होता तो आप लोग मुझे थाने नहीं बुलाते, सीधे मेरे घर आते। तब पड़ोस, नातेदार, रिश्तेदारों के पास मर्यादा के सवाल उठते। चलिए दूसरे कमरे में बैठ के बात करते हैं। पास में खड़े सिपाही को अपने साथ आने का इशारा करके पायल ने अंदर कमरे में कदम रखा। विवान भी उसके पीछे पीछे हो लिया। पिछले 2-3 दिनों पहले आप कहाँ थे? पायल ने टेबल से राइटिंग पैड खींचते हुए पूछा। उसकी आंखें पारदर्शी कांच के दरवाजे के दूसरी तरफ खड़े सिपाही को ध्यान से देख ली थी। बिना किसी भूमिका के सीधे विषय पर आने से विवान चौंक गए। फिर उसने खुद को संभाला और कहा, पास में ही था, बैरुलपुर में। मैं एक बिजनेस पार्टनर के घर गया था। मैंने उस दिन तो आपको बताया था। उसकी आवाज में स्पष्ट तौर पर अरुचि थी। जवाब सुनकर पायल के होठों के कोनों पर मुस्कान आ गई। फिर दराज में रखा कॉल हिस्ट्री वाला कागज विमान की ओर बढ़ाया। कुछ समय पहले ही ऑफिशियल अकाउंट के जरिए दस्तावेज उसके थाने में आए थे। फिर वहां से प्रिंट आउट निकालकर कुछ ही समय पहले पायल के पास पहुंचे थे। ये क्या है? जैसे ही विवान ने कागज पर झुककर उसे देखने की कोशिश की, पायल ने अचानक कागज को अपनी ओर खींच लिया। फिर उसने सामने बैठे युवक की आंखों में आंखें रखकर पूछा, रघु ठक्कर कौन है? कहने की जरूरत नहीं है कि विवान ने इस तरह के अप्रत्याशित सवाल की उम्मीद नहीं की थी। पल भर में उसकी आंखों में क्रोध प्रकट हो गया। उस दृष्टि को पढ़कर पायल का सीना कांप उठा। उन्होंने अपने कामकाजी जीवन में ऐसा हिंसक, ठंडा, क्रूर रूप शायद ही कभी देखा हो। लेकिन विवान ने जल्दी ही अपनी भावनाओं को अपने मन में गुप्त कोठरियों में बंद कर लिया। फिर अपनी कटी हुई मूंछों के किनारों पर एक मुस्कान के साथ उसने पूछा, यह रघु ठक्कर कौन है? मैंने पहली बार ये नाम सुना है। गांव में रहने के कारण पायल ने गिरगिट की चमड़ी के रंग को कई बार अलग अलग तरीकों से बदलते देखा था। लेकिन अचानक सामने बैठे आदमी के मन के परिवर्तन ने उसे याद दिला दिया कि इस दुनिया में आदमी से बड़ा बहरूपिया कोई नहीं है। आप रघु ठक्कर को नहीं जानते, जिनसे आप आज 5 बार बात कर चुके हैं और पिछले 1 महीने में 700 मिनट। पायल ने खींची गई पेपर विवान की ओर धकेल दिया। बातचीत की तारीख मुद्रित अक्षरों में प्रदर्शित हो रही है। देखते ही देखते विवान ने सूखे हुए गले को गीला करने के लिए थूक को गटक लिया। क्या बात हुई बताइए? विवान ने पूछा। वर्दी पहनकर बैठी हुई पायल को विवान की स्थिर निगाहों को देखते हुए एहसास हुआ कि विवान डर गया है। ये आदमी मुझे कॉल करके परेशान कर रहा था। पता नहीं कहाँ से उसे मेरा नंबर मिला। थोड़े हकलाते हुए विवान ने जवाब दिया। व्यापारी हूँ, कई लोगों के पास मेरे नंबर होना सामान्य बात है। अपने बयान के समर्थन में विवान ने अप्रत्याशित रूप से बात से किनारा करने के लिए कहा। लेकिन आपने तो एक अजनबी आदमी से 700 मिनट बात कर ली। क्या आपने अपना पूरा दिन अनजान अजनबियों से बात करके ही बिताया है? पायल ने अविश्वास की नजरों के साथ कहा। तो आपको जवाब देना होगा कि मैं किससे कितनी देर तक बात करता हूँ। मेरा पैसा, मेरा फोन है, मैं जिससे चाहूँ बात कर सकता हूँ। विवान ने कुर्सी को धक्का दिया और उत्तेजित होकर फर्श पर खड़ा हो गया। साथ ही मेज पर पड़ा कागज भी उसने अपने हाथ में ले लिया। सुनिए, इसे बर्बाद करने से भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। पायल ने आश्चर्यजनक रूप से शांत स्वर में उत्तर दिया और अचानक ही उस कागज को उसके हाथों से छीन लिया। छीनने के कारण कागज का एक कोना अप्रत्याशित रूप से फट गया, लेकिन मुद्रित अक्षर बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे। आपका पैसा, आपका फोन, आपका ही सिम और आपका ही समय। आप जिस किसी से भी बात करना चाहते हैं कर सकते हैं। वह आपका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन अगर वह कॉल कोई फरार आरोपी को की जाए तो मामला व्यक्तिगत बातों पर सीमित नहीं रहता है। विवान बाबू, मामला तब जांच के दायरे में आता है। आप एक दागी आरोपी से अपने फोन पर 700 मिनट तक बातें क्यों कर रहे थे, यह जानना हमारा कर्तव्य बनता है कि आप क्या बातें कर रहे थे। आप समझते हैं कि आपके घर में आपके द्वारा करी गई 5 मिनट की बातचीत पर मैं विश्वास कर लूंगी,
तो बिना समय बर्बाद किए मुझे जल्दी से बताइए कि आप मरुलपुर के नाम से कहाँ गए थे और क्यों? बेगूसराय में। मैं बेगूसराय में था। विवान ने पायल के पास आकर फुसफुसाते हुए स्वर में कहा। आपने रघु ठक्कर के दूसरे नंबर से रघु ठक्कर की पत्नी को फोन किया? हाँ, रघु ठक्कर की पत्नी इस व्यवसाय में आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। साली सती सावित्री बनी बैठी थी। साली अपने माता पिता के चेहरे पर कालिख लगाकर मंडप से भाग सकती है और अपने प्रेमी के गर्दन में माला डाल सकती है, लेकिन चेहरा छुपाकर शूटिंग नहीं कर सकती। ऐसी सतीगिरी देखकर सिर से पांव तक जलन होती है। थू कहकर विवान ने थाने की फर्श पर थूक दिया। फिर उसने और गुस्से के साथ कहा, मैं इस लड़की को अपने बस में नहीं कर सका। फिर मैंने रघु को कहकर उसके बाथरूम में कैमरा लगवाया। फिर मैंने वो तस्वीर भेजकर लड़की को ब्लैकमेल किया। लेकिन कहते हैं ना कि सतीगिरी की बीमारी का कोई इलाज नहीं। ठीक वैसे ही रघु की पत्नी भी सतीगिरी की बीमारी की चपेट में आ गई थी। फोन कॉल की हिस्ट्री लेकर थाने गई थी। आप अंदाजा नहीं लगा सकती कि साले की हिम्मत कितनी बढ़ी हुई थी। पायल एक जगह ऐसे बैठी है मानो उसके सामने खड़े आदमी को सुनकर उसे करंट लग गया हो। अचानक हुई घटनाक्रम में वह पलक झपकाना तक भूल गई। दो खुले कानों के छिद्रों में विवान का विस्तारित कर्मकांड म्यान में लपेटी गतिविधियां प्रवेश कर रही थी। लड़की ने नहीं सोचा था कि हमारे स्थानीय पुलिस स्टेशन में अपने ही लोग थे, इसलिए वहां एक भी रिपोर्ट उसकी नहीं लिखी गई। लेकिन मेरे अहंकार को उस लड़की ने कड़ी चोट पहुंचाई, इसलिए मैंने उसे फैला दिया। उसने फिर फुसफुसाते हुए कहा, क्या फैला दिया? धीरे से कहा गया। विवान का यह वाक्यांश पायल के कानों तक पहुंच गया, जैसे प्रतिदिन द्वंद्वी की हर हरकत क्रूर सांपों के कानों तक पहुंचती है, वैसे ही उसकी वस्त्रहीन नग्न वीडियो, सुहागरात की वीडियो, नहाने का समय, पति पत्नी के अंतरंगों का विस्तृत विवरण पहुंचा दिया लाखों लोगों के मोबाइल में। लेकिन रघु का चेहरा वीडियो में धुंधला रखा। रघु मेरे वफादार और सहायक हैं। मालिक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे बचाऊं, उसे छिपा कर रखूं, है ना? विवान ने अपने होठों पर मुस्कान के साथ कहा। पायल ने उसकी बात सुनने के बाद बोलने की क्षमता खो दी। सुहागरात, ये शब्द बार बार उसके दिमाग में घूम रहा है। तो क्या रघु ठक्कर ने इस चक्र के नापाक मकसद को पूरा करने के लिए नाबालिग और जवान लड़की से शादी की? कौन ज्यादा दोषी है, रघु ठक्कर या विवान? एक ने पैसे के लिए अपनी अंतर आत्मा को नीलाम किया और दूसरे ने अपनी परिवार की आस्था। विवान ने हल्के मुस्कान के साथ फिर से कहा, मुझे आशा है कि आप मैं कौन सा वीडियो की बात कर रहा हूं वो समझ रही होंगी। वही वीडियो जो मैंने अवनी को भेजी थी। हालांकि मैंने एक धुंधली, अस्पष्ट, कम गुणवत्ता वाली वीडियो भेजी। अवनी मुझे पसंद है, मैं उसे कोई नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं। लेकिन अगर वह मेरी बात नहीं मानती है तो बेशक मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगा। अगर वह उस आदमी से शादी करती है तो मैं अवनी की जिंदगी तबाह कर दूंगा। तब उसकी हालत भी रघु की पत्नी जैसी होगी। अपनी ही शादी की साड़ी खुद के गले में बांधकर पंखे से लटकेगी। उसकी आंखें इतनी बड़ी दिखेंगी। कहकर अपनी 5 उंगलियों से बड़ी आंखों का इशारा किया। फिर कहा, जीभ भी निकल आएगी और वह बहुत बदसूरत दिखेगी। वाह, बहुत खूब। तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं। पायल की आवाज से उदासी और क्रोध के साथ मिश्रित एक हताश अभिव्यक्ति निकली। उसके मुट्ठी के साथ जबड़े भी सख्त हो गए। वह विवान के सुंदर चेहरे पर एक मजबूत मुक्का जड़ना चाहती थी, लेकिन वह कानून से बंधी हुई है। बेशक मेरा कोई जवाब नहीं, विवान ने खुद की प्रशंसा की आड़ में अपमानजनक शब्दों को निगलने के बाद कहा। जवाब नहीं जानकर ही तो आपको इतनी सारी बातें बताई। ओह सॉरी, मैंने आपको कुछ बताया क्या? अच्छा, क्या बताया बोलिए तो? अजीब चेहरे के साथ विवान ने कहा। पायल ने उसकी एक भी बातचीत को समझे बगैर उसकी ओर देखा। यह देखकर विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल आप और मैं ही थे इस कमरे में। मैंने कुछ नहीं कहा, और अगर आप कहते भी हो तो क्या आपकी स्मृति इस साजिश को अदालत में साबित कर सकती है? रघु की पत्नी की मृत्यु के साथ यह रहस्य भी ढक दिया गया है और
किसने कहा कि इस कमरे में सिर्फ तुम और मैं हूं? पायल ने अपने होठों के कोनों पर एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। विवान उसकी बातों को समझे बिना एक मूर्ख की तरह लग रहा था। पायल ने टेबल के नीचे छिपे छोटे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर को बाहर निकाला। कहने की जरूरत नहीं है कि विवान के सारे शब्द उस छोटी सी मशीन में कैद हो गए थे। हरामजादी, लड़की होकर इतनी तेज। विवान मेज पर खड़ा हो गया और पायल पर झपट पड़ा। उसकी हरकत को समझते हुए पायल जल्दबाजी में एक कोने में चली गई। अंदर कुछ हंगामा देखकर बाहर खड़े सिपाहियों ने दरवाजा धक्का देकर कमरे में दाखिल हो गए। एक लंबी लड़ाई के बाद अंत में हार कर विवान थक कर कमरे के एक कोने में बैठ गया। पायल ने उसके मुंह मोड़ लिया और आलोक को फोन लगाया। जैसा आपने कहा, मैंने विवान से सारी बातों को उनकी जानकारी के बिना रिकॉर्ड कर लिया है। जांच खत्म हो गई है सर। अवनी आलोक के घर पहुंच जाती है। कुछ समय पहले अवनी ने पायल की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रोफाइल लॉकिंग नाम के नए फीचर की वजह से पायल की प्रोफाइल बिल्कुल नहीं खुल रही थी। पता नहीं लड़की विवाहित है या अविवाहित। यह जानकारी अवनी को अज्ञात है। कहने की जरूरत नहीं है कि लंबे समय तक सोशल मीडिया से दूर रहने के कारण अवनी इस नए फीचर से परिचित नहीं थी। क्या हुआ अभी? बैठो। भतीजी के चेहरे पर प्रसन्नता न देखकर स्वयं चांदनी देवी ने कहा। इन दिनों अवनी के चेहरे पर प्रसन्नता उसे नजर नहीं आ रही थी। हाँ, बैठ रही हूँ, कहकर अवनी आगे रखी कुर्सी पर बैठ गई। आलोक की माँ उनके लिए सूखी मिठाइयाँ ले आई। मैंने तुम्हें थोड़ी सी ही मिठाइयाँ दी हैं, समझी? इन मिठाइयों को खाने से मेरी तरह बीमार होने की कोई खतरा तुम्हें नहीं है, इसलिए खा लो। आलोक की माँ ने खाने की थाली अवनी की ओर बढ़ाई। क्या जरूरत थी ये सब करने की? तुम बीमार आदमी, कहाँ हम आकर तुम्हारी मदद करेंगे? उल्टा तुम ही इतनी सारी चीजें बना बैठी। चांदनी देवी ने मिठाइयों से भरी प्लेट को देखते हुए कहा। अह, अरे तुम रुको। आलोक की माँ ने भुआ का मुंह बंद करते हुए कहा। यह पहली बार है जब यह लड़की मेरे घर आई है। क्या बीमारी के कारण लेटे रहना ठीक है? लेकिन हाँ, याद रखना कि शादी के बाद इतना सब हमसे नहीं हो पाएगा। तब अगर मैं बीमार पड़ी तो सारी जिम्मेदारी तुम दोनों की। बोल दे रही हूँ। महिला के स्पष्ट स्वीकारोक्ति को सुनकर एक कोमल प्रेम ने अवनी के हृदय में भर दिया। यह आलोक के चरित्र का एक आदर्श प्रतिबिंब है। सरल एवं साधारण, कोई दिखावा नहीं, झूठ बोलने की आदत नहीं, प्यार का कोई दिखावा नहीं, सब कुछ बहुत सामान्य। क्या अभी मेरी देखभाल करोगी? उसकी होने वाली सास ने उससे पूछा। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, लेकिन सास भी तो माँ की तरह ही होती है ना? अवनी बिना कोई जवाब दिए हल्के से हंस पड़ी। शर्म की एक खूबसूरत सह अस्तित्व ने उसके गोरे गालों को उसकी जानकारी के बिना ही लाल कर दिया। देखो, आलोक ने क्या बनाया है। अपनी होने वाली सास की आवाज़ सुनकर अवनी ने ऊपर देखा। आलोक की माँ अपने मोबाइल फ़ोन की डिजिटल स्क्रीन पर चांदनी देवी को एक तस्वीर दिखा रही है। वहाँ घने काले बालों वाली एक युवती का जलरंग तस्वीर दिखाई दे रही है। यह लड़की कौन है? फोटो को देखकर अवनी ने असीम जिज्ञासा से पूछा। ये मैं हूँ। मेरे बेटे ने इसे कुछ दिन पहले बनाया था। पता नहीं कौन से ऐप हैं जिनसे लड़के को लड़कियां और लड़की को लड़का बनाया जा सकता है। उम्र घटाई या बढ़ाई जा सकती है। देखो देखो, उसने कहा और फोन अवनी की ओर बढ़ा दिया। इधर उधर देखने पर अवनी को यह ऐप बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसने भी अपने फ़ोन में झटपट इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया। फिर वह एक 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 करके अपनी फ़ोटो के साथ मस्ती करने लगी। ऐप द्वारा बनाई गई खुद की तस्वीरों को देख वह खुद पर ही हंस रही थी। अब आलोक की बारी है। वह एक आलोक की विशिष्ट फ़ोटो चुनना चाहती थी, लेकिन गलती से रघु ठक्कर की फ़ोटो को अपनी उंगलियों से दबा लिया। अरे, ये आदमी क्यों? भले ही वह अब इसे हटाना चाहती थी, लेकिन अचानक ही उसे किसी अज्ञात कारण से इस आदमी का बुरा चेहरा और बुरा बनाना चाह रही थी। रघु ठक्कर की चमकदार चेहरे को पहले एक महिला बनाई, फिर उसे एक बूढ़े आदमी का रूप दिया। एक के बाद एक कुरूप तस्वीरों में उसे बदलने लगी। फिर उसने उसके गालों पर दाढ़ी लगाई।
अभी की तस्वीर देखकर अवनी को सुकून मिला। मन ही मन कहने लगी, यही इसका असली चेहरा है, मर्दानगी के खेल में लिप्त जघन्य चेहरा। लेकिन वह क्या? अवनी का पूरा शरीर तीव्र उत्तेजना के साथ कांप उठा। उसने महसूस किया कि इसके सिर से लेकर पांव तक एक ठंडी धारा बह रही है। हाथ से हैंडसेट फर्श पर गिर गया। यह चेहरा तो उसका बहुत परिचित है। भले ही यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन फिर भी क्या इस चेहरे को कभी भुलाया जा सकता है? क्या हुआ अभी? फोन कैसे गिर गया? हैंडसेट टूटा तो नहीं? उसके बगल में बैठी बुआ की आवाज उसके कानों तक पहुंची, लेकिन उसने जवाब देने की क्षमता खो दी। ये तो ड्राइवर है, खाई में गिरने के बाद भी कैसे जीवित है? अवनी ने मानो सुध बुध खोकर खुद से कहा। आलोक जल्दबाजी में होटल में बिखरा सामान समेट रहा है। कुछ ही घंटे बचे हैं, फिर उसे अपने घर के लिए वापस उड़ान भरने का समय है। कुछ देर पहले घर से माँ का फोन आया था। ब्लड प्रेशर काफी ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए भले ही काम के अंत में उसका मन खुशी से भर गया हो, लेकिन उसकी माँ की बीमारी की खबर ने उसके दिमाग को उदास कर दिया। ऐसे ही जल्दबाजी में फोन की घंटी बजी तो उसकी भावनाएं तुरंत टूट गई। अवनी की सहेजा हुआ नंबर अपारदर्शी डिजिटल स्क्रीन पर दिखाई दिया। हाँ बोलो, उसने फोन को कान और कंधे के बीच पकड़कर ट्रॉली बैग की चैन खींचते हुए कहा। दरअसल आज पूरे दिन भर की भागदौड़ में एक बार भी अवनी को फोन नहीं कर पाया था आलोक। रघु ठक्कर मिले? दूसरी तरफ से हाँफने की आवाज सुनकर आलोक के चौड़े माथे पर चिंता की एक गहरी लकीर खिंच गई। नहीं, अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ की पुलिस बहुत कोशिश कर रही है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? आलोक ने अपने आधे खुले बैग को बिस्तर पर छोड़ते हुए कहा। अवनी के उत्साह की परत आलोक को भी छू गई। हमें हनीमून ट्रिप पर ले जाने वाले ड्राइवर ही रघु ठक्कर है, जो विशाल के साथ पूरी कार लेकर खाई में गिर गया था। अवनी ने इस बार बिना सांस लिए हाँफते हुए कहा। क्या? आलोक समय और स्थान को भूलकर उत्साह के मारे चीख पड़ा। होटल के छोटे कॉरिडोर में मर्दाना आवाज की चीख से इको होने लगे। उफ, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? दूसरी तरफ से अवनी ने नाराज होकर जवाब दिया। सुनो सुनो, मैं अभी अभी उसकी फोटो एडिट कर रही थी। उसी दौरान एक तस्वीर बनी जो हूबहू उस ड्राइवर की थी। फोटो एडिट? तुम क्या बोल रही हो? आलोक ने अवनी की बातों को समझे बिना कहा। दिन के काम के अंत में उसका सिर अब और काम का बोझ लेना नहीं चाहता था। जल्दी चैट बॉक्स खोलो, मैंने फोटो भेज दी है। अवनी ने कुछ समय पहले की हुई अपनी कर्तव्य के बारे में संक्षिप्त में बताया। आने वाले खतरे के डर से उसका पूरा शरीर पल पल कांप रहा था। अवचेतन मन उसे बार बार कह रहा था कि विशाल भी रघु ठक्कर की तरह जीवित है। यदि खाई में कार में सवार एक व्यक्ति बच जाता है, तो दूसरे के लिए भी मरना इतना आसान नहीं है। यह सोचकर उसे अचानक बिजली के झटके की तरह उसे याद आया विशाल का सोशल मीडिया खाते का लॉगिन होना। मन में आत्मसंदेह 100 गुना और भी बढ़ गया। शायद यह खबर विशाल के कहने पर ही विवान ने छुपाई हो, क्योंकि वो दोनों खुशी खुशी एक साथ यह अनैतिक कार्य कर रहे थे। अवनी ने मन ही मन कहा। कुछ देर पहले ही पायल ने उन्हें बताया कि विवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह खबर मिलते ही मीडिया वालों का जमावड़ा थाने के बाहर लग गया। अब यह खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। आलोक, मुझे लगता है कि विशाल भी जीवित है। अगर रघु बच गया तो विशाल क्यों नहीं बचेगा? अवनी ने उत्सुकता से कहा। उसके अलावा तुम ही ने तो कहा था कि कुछ दिन पहले उसके निजी खाते को लॉगिन किया गया था और एक बड़ी रकम बैंक से ट्रांसफर की गई थी। आलोक बिना कोई जवाब दिए चुपचाप चैट बॉक्स से डिजिटल पन्नों को पलटने लगा। जब तक उसने दाढ़ी मूछ वाले रघु ठक्कर का चेहरा देखा तो उसकी नज़र रुक गई। अगर एक पल के लिए इस तस्वीर को देखे तो नहीं लगता कि वह आदमी रघु ठक्कर है, लेकिन आंख के कोने में गहरे काटे गए निशान इस बात को इशारा करता है कि वह शख्स ही फरार आरोपी रघु ठक्कर ही है। क्या तुम ये यकीन है कि यह आदमी तुम्हारी यात्रा का ड्राइवर था? आलोक ने एक बार फिर अवनी से पूछा। भले ही उसे अवनी पर पूरा भरोसा था,
यह कहने की जरूरत नहीं है कि सबूत इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में साथ देगा। कोई अनाड़ी तर्क कोर्ट में नहीं चलते हैं। क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है? अवनी ने जवाब देने की बजाय एक जवाबी सवाल पूछ लिया। आवाज में अभिमान शब्द सुनकर आलोक चुप हो गया। आज अत्यधिक काम के दबाव के कारण एक तो अवनी को फोन नहीं किया गया, ऊपर से ऐसे सवाल पर गुस्सा आना स्वाभाविक है। आलोक ने हड़बड़ी में स्थिति को संभाला और कहा, बेशक मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण मामले में विश्वास से अधिक तर्क महत्वपूर्ण है। इसलिए क्रोधित ना हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है, लेकिन मुझे जांचना भी तो है। व्यवस्था ऐसी है कि दोषी और निर्दोष के जाल में एक भी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, समझ गई, अवनी ने उसके बयान के समर्थन में कहा। लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, तुम उस ट्रैवल एजेंसी से संपर्क कर सकते हो जिसके तहत हम ट्यूरिंग प्लान में गए थे। उस एजेंसी ने कार और ड्राइवर को भेजा था। गुड आइडिया। आलोक ने उत्साहपूर्वक अवनी की उपस्थित ज्ञान की प्रशंसा की, क्योंकि उसे यह प्रस्ताव अच्छा लगा। द एक्सप्लोरर। दूसरी ओर से नाम सुनते ही उसने जल्दी से राइटिंग पैड पर लिख लिया। फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर तुरंत इंटरनेट पर गूगल मैप के माध्यम से स्थान को देखा। वह जगह यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। हे भगवान, अभी अगर मैं वहां जाऊं तो मैं कब फ्लाइट पकड़ूंगा? आलोक ने निराशा से कहा। उसी समय जब फिर से फोन आया तो उसके दिमाग में गुस्से की चरम सीमा पर पहुंच गया था। काम के बीच में इस तरह के अवांछित कॉल वास्तव में भावनात्मक संबंधों को बाधित करते हैं। हाँ बोलिए सर जी। आलोक ने जल्दी से फोन का जवाब दिया। फोन की दूसरी ओर से अफसर ने कहा, आपको एक विशेष आवश्यकता के लिए फोन किया है। हाल ही में रघु ठक्कर के खाते से विवान के खाते में बड़ी राशि स्थानांतरित की गई थी और दूसरे खाते में भी स्थानांतरित किया गया था, जिसका नाम हम जानते हैं, लेकिन हम उसे नहीं पहचान पा रहे हैं। विशाल गुप्ता। इससे पहले कि अधिकारी कुछ कहते, आलोक ने उन्हें टोकते हुए कहा, कुछ समय पहले विशाल नाम के व्यक्ति के खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया था और सोशल मीडिया पर उसकी निजी प्रोफाइल भी लॉगिन कर लिया गया है। आप समझ रहे हैं कि मेरा मतलब क्या है? आलोक रुके, फिर चुप्पी तोड़ते हुए कहा, विशाल गुप्ता, मैं जानता हूं उसे। मेरा मतलब है कि इस नाम को मैं जानता हूं। मेरी मंगेतर के पूर्व पति और विवान के बड़े भाई हैं। ओह, ये बात है। उस आदमी के बारे में और भी बहुत सी जानकारी मिली है, इस बार अफसर ने कहा। सोशल मीडिया पर सक्रिय होने के बारे में सुनकर मुझे रघु ठक्कर के घर से बरामद सभी मोबाइलों में से एक में विशाल नाम के व्यक्ति का अकाउंट मिले हैं और लोकेशन रघु ठक्कर के घर का ही है। वाह, तब तो आप सब कुछ समझ गए, आलोक ने उत्साह से कहा। विशाल रघु ठक्कर के घर में ही इतने दिनों तक छिपा हुआ था। मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है, अधिकारियों ने चिंतित स्वर में कहा। रघु के घर की तलाशी लेने पर 3 साइज के कपड़े मिले, हालांकि सब वो पुरुषों के ही थे। अगर आप कहें तो मैं आपको उनकी फोटो भी भेज सकता हूँ। ठीक है, फिर तुरंत मुझे भेजो। वैसे मुझे भी आपसे कुछ कहना था। आलोक ने एक हाथ से फोन को अपने कान के पास रखा और जल्दी से अपने प्रसाधन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मैंने आपकी अनुमति के बिना रघु ठक्कर की फोटो अपनी मंगेतर को भेज दी थी। उसने एडिटर ऐप में उस फोटो के साथ कुछ करामात कर रही थी, तो उसने देखा कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वह ड्राइवर है जो हमें हनीमून ट्रिप पर हमारी कार ड्राइव कर रहा था, जो कार की दुर्घटनाग्रस्त होने से विशाल के साथ खाई में गिर गया था। क्या? खाई में गिरने के बाद भी आम आदमी जिंदा है? यह कैसे संभव है? अधिकारी अविश्वास की दृष्टि से लगभग आश्चर्यचकित हो गए। हनीमून ट्रिप पर कब गए थे और ट्रांसपोर्ट मेथड क्या सड़क मार्ग से था? लगभग 1 साल, आप मान सकते हैं, आलोक ने स्मृति की गहराइयों में डूबते हुए उत्तर दिया। और हाँ, बाय रोड पर ही वे लोग गए थे। स्थान भी बेगूसराय ही था। लेकिन बेगूसराय में खाई कहाँ है? थोड़ा आश्चर्यचकित होकर इस बार अफसर ने कहा।
चारों ओर 2 या 3 छोटे-मोटे पहाड़ियाँ हैं, कुछ ऊँचे और कुछ नीची घाटियाँ हैं, लेकिन इस मायने में कोई गहरी खाई बेगूसराय में नहीं है। अधिकारी ने फिर से आश्चर्य से कहा। ऐसे कैसे हो सकता है? उनकी कार खाई में ही गिरी थी। आलोक ने अधीरता से कहा और स्थानीय पुलिस थाने ने भी इस मामले की जांच की थी। आपका मतलब है हमारे पुलिस स्टेशन से है? अधिकारी ने झिझकते हुए स्वर में कहा। इसके अलावा आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वह ड्राइवर ही रघु ठक्कर है? क्योंकि मेरी मंगेतर अवनी ने उस चेहरे को पहचाना है, लेकिन चूंकि उसने 1 साल पहले केवल कुछ घंटों के लिए ही आदमी को देखा था, इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम मौके पर जाएं तो यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है। मेरा मतलब टूरिस्ट एजेंसी में। स्थान यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। आलोक ने खुली खिड़की के दरवाजों को बंद करते हुए कहा। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं। दूसरे पक्ष के अधिकारी ने उत्साह से कहा। यह कहने की जरूरत नहीं है कि इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों द्वारा डांटे जाने के बाद अफसर शीघ्र समाधान चाह रहे हैं, लेकिन मुझे फ्लाइट पकड़नी है। मैं कैसे जा सकता हूँ? दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।